फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मोहन सर की क्लास में। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टेंस, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख चुके थे और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि टेंस पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। उसमें मैंने आपको सिखाया था फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ये जो जरूरी होता है। दूसरा बताया था मैंने कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैंने आपको सिखाया था। उसमें मैं एक चीज और भूल गया था दोस्तों की जो इम्पोर्टेंट था वो ये है दोस्तों कि जो टेंस होता है वो टेंस में किस चीज के बारे में स्टडी किया जाता है। मैंने तो ये बताया था कि फॉर्म्स के बारे में स्टडी किया जाता है। उसके अलावा और एक चीज है जिसमें दो ही चीजों पे ध्यान दिया जाता है। दो चीज अगर आपने ध्यान रखा तो समझ में आ जाएगा कि टेंस किसके बारे में स्टडी करता है। तो टेंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला तो हो गया टाइम, जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसमें ये टाइम है, आज, कल और आने वाला कल, तो ये टाइम हो गया। और दूसरा होता है वर्क, यानी हम लोग क्या वर्क करता है कि समझ लो कि मैं आज जा रहा हूं तो जाना एक वर्क हो गया, वो जाता था तो वो भी एक वर्क हो गया, वो जाएगा ये भी एक वर्क हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को दो चीजें याद रखनी है। टेंस में दो चीजें होती है, एक तो होता है टाइम और एक होता है अपना वर्क। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यानी टेंस ये दो चीजों का स्टडी करता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें और एक चीज होती है, वो है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेन वर्ब होता है, जैसे गो, राइट, रीड, ईट, स्लीप, ये मेन वर्ब होते हैं। लेकिन इसके अलावा इनके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है जो उसे हेल्प करता है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी हम बताएंगे यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है। तो हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, उसके बाद में डू, डज, पास्ट टेंस में वॉज, वेयर और डिड, और फ्यूचर टेंस में शॉल एंड विल, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये मैं चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप बाद में चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि अभी इसके पार्ट्स कितने होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दे दिया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसका एक एक एग्जांपल भी मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया था। उसके बाद में हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों चलते हैं अभी हम देखने के लिए कि प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। तो उसमें से पहला हो जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 टाइप्स है, वैसे ही पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी होते हैं। लेकिन दोस्तों डरने का नहीं, डोंट फियर, मोहन सर इज हियर। आपको एकदम इजी वे से मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। जैसे कि ज्यादा इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में इसमें 4, पास्ट टेंस में 4 और फ्यूचर टेंस में 4, ऐसे टोटल 12 इसके टाइप्स हो जाएंगे। लेकिन आपको ये मत सोचना कि अरे बाप रे 12 टेंस कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर 4 याद नहीं रहेगा, 12 कैसे। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो आपको सिखाऊंगा वो वे से सिखाऊंगा, आपको एकदम से याद हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ कि इसमें और पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक चपाती और रोटी में जो फर्क होता है सेम उतना ही फर्क इसमें होता है। चपाती और रोटी में क्या फर्क होता है, चपाती भी रोटी होती है, रोटी भी रोटी होती है, लेकिन क्या होता है कि बनाने की प्रक्रिया जो होती है, बनाने का जो प्रोसेस होता है वो भी सेम ही होता है। थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि रोटी को बनाने के बाद में रोटी में तेल लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो चपाती हो जाती है। यानी केवल एक तेल लगाना, इतना ही ध्यान रखना है। यानी रोटी बन चुकी है लेकिन लास्ट में अगर हम तेल लगा देते तो वो चपाती बन जाती है। तो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों में सेम ही, तीनों में सेम प्रोसेस रहेगा। केवल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस है, इसमें कुछ चेंजेस है और यहाँ पर कुछ चेंजेस है। अगर ये चेंजेस आपने यहाँ पर अपने दिमाग में सेट कर लिया तो समझ लो कि आपने प्रेजेंट टेंस पे भी, पास्ट टेंस पे भी और फ्यूचर टेंस पे
तीनों पे आपने जीत दर्ज कर ली। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एकदम इजी वे में सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, आप उसे कभी भी भूलोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूलाज दूंगा, उन फॉर्मूलाज को आपको याद करना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, फॉर्मूला आपको याद रखना है, रटना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पर रटने का मन भी करे तो रटने का नहीं। क्योंकि कैसा होगा कि इसमें कैसा होगा कि अगर मैं कहूं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, उसका अगर आप कन्वर्ट करने के लिए बोलोगे तो वैसा ही, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको वैसा ही आएगा। आप यहां से रट के जाओगे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, आपको याद ही नहीं रहेगा। आप बोलेंगे अरे वो तो मैंने राम इज गोइंग टू मार्केट याद करके आया था, यहाँ पे दूसरा ही आ गया, क्या करोगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला के हिसाब से आप समझ गए हो फॉर्मूला को, तो फिर वो ही इज गोइंग टू स्कूल है, फिर रवि गोइंग टू स्कूल है, या वो ये जा रहा है वो जा रहा है, कुछ भी आ जाए, आप फॉर्मूला के हिसाब से उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। सो आई एम टेलिंग यू, प्लीज रटने का मन करे तो भी रटने का नहीं। सो अभी हम देखते हैं दोस्तों कि इसका पहला जो पार्ट है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी क्या होता है, जैसे मैंने आर्टिकल में आपको बताया, इंडेफिनिट यानी क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित यानी कोई चीज करते हैं लेकिन उसमें निश्चितता नहीं होती है। प्रेजेंट यानी मैंने तो आपको बता दिया कि प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसमें इंडेफिनिट यानी क्या हो रहा है वो पता नहीं, हो रहा है लेकिन कब हो रहा है, क्या टाइम है, क्या कैसे हो रहा है, ये हमको पता नहीं। अगर हम बोलेंगे कि वह जाता है, तो जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये हमको नहीं पता है। तो ये एक होता है निश्चित, अनिश्चित। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने की तरीके क्या होते हैं, यानी एक आपको आइडिया दे देता हूं कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, या अगर दिया हुआ हो तो उसे किस तरह से पहचानते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं आएगा, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आएगा तो आप हिंदी में उसे कन्वर्ट कर लो, ट्रांसलेट कर लो और उसके बाद में उसे समझने की कोशिश करो। मैं आपको हिंदी में एक चीज बता देता हूं, हिंदी में अगर ता है, ती है, उसके बाद ते है, उसके बाद में ते हो, इस तरह के अगर शब्द लास्ट में आते हैं तो समझ जाने का कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि उसमें अनिश्चितता होती है, निश्चितता नहीं होती है। यानी वो जाता है, वो खाता है, वह खाती है, वह पीती है, वो पीते हैं, जाते हो, इस तरह के जो शब्द लास्ट में आते हैं तो समझ जाने का कि वो किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला जो होता है वो पहले हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका वर्ब। अभी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्म भी होते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी कौन सा वर्ब आएगा इसमें, कौन सा वर्ब आएगा, फर्स्ट वो एक तो हम लोग मैंने वहां पे जो फिफ्थ को फॉर्म बताया था जिसमें एस या ईएस लगाया जाता है, तो उसमें फिफ्थ वर्ब भी बोलते हैं उसको, फिफ्थ फॉर्म्स ऑफ फिफ्थ वर्ब। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला वर्ब भी लगा सकते हैं, उसके बाद में हम चाहे तो ईएस या एस लगा सकते हैं। तो दोनों टाइप से हम लोग कर सकते हैं, या तो इसमें एस लगा के कर सकते हैं, या तो फिर ईएस लगा के कर सकते हैं, या तो फिर मैंने जिस तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब में बताया था फिफ्थ वर्ब, वैसा भी हम लोग एस या ईएस लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अभी वर्ब में क्या लगाएंगे हम लोग, एस और ईएस। ठीक है,
वर्ब में लगा दिए, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसमें वर्ब में क्या लगाएंगे, ईएस या एस, और उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम, उसके बाद क्या जाएगा, वर्ब है, वर्ब के बाद में वर्ब है, और वर्ब में क्या लगाना है, एस या यस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, राम राइट्स, यहां पे क्या लगाया हमने, एस लगाया। ठीक है, उसके बाद में राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, ये हो गया राम राइट्स ए लेटर, यानी राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता, वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्म। तो यहां पर राम राइट्स ए लेटर, राम हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गया वर्ब, और ए लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसे बनाया जाता है। तो यहां पर राइट्स, राइट्स जो है, ये राइट्स क्या है, वर्ब है, और उसमें लिखता है। इसका अर्थ क्या हुआ, राम राइट्स ए लेटर, यानी राम लेटर लिखता है या राम पत्र लिखता है। लेकिन कब लिख रहा है, कब से लिखता है, क्या लिखता है, वो अनिश्चित है, हमें पता नहीं है। सो यहाँ पर क्या लिखता है, यहाँ पे देखो मैंने बोला था यहाँ पे कि ता है, ती है, ते है, ते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, राम राइट्स ए लेटर, यानी राम पत्र लिखता है। समझ में आया आपको, यहाँ पर ता है। उसके बाद में दूसरा अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग, यानी यहां पर ही कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स, यहां फिर से यस आया, हाँ सिंग्स, उसके बाद में ए सॉन्ग, यानी वह गाना गाती है, गा रही नहीं, गाती है। कौन सा गाना गाती है नहीं पता, लेकिन वह गाना गाती है। सो यहां पर भी ती है आया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मैं आपको तीसरा एग्जांपल अगर देना चाहूं तो बोलूंगा कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, गोज हो गया आपका वर्ब, टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अभी देखो यहां पर मैंने क्या बताया था कि एस और ईएस, एस और ईएस दोनों में कोई भी एक लगाया जाता है। तो यहां पर क्या आया है, यहां पर एस लगा, यहां पर एस लगा, यहां पर क्या लगा है, ईएस, यहां पर एस, यहां पर यस, यहां पर ईएस लगा है। तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यानी यहां पर इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस सेंटेंस, जिस वर्ब के लास्ट में ओ आता है वहां पर क्या लगाया जाता है, ई एस लगाया जाता है। जैसे हीरो, हीरो, हीरो में आर HERO, हीरो, वहां पे क्या लगाता है, हीरोज, क्या होता है, हीरोज, HEROES, हीरोज। इस तरह से यहां पर ES लगाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया, ये आपको पहचान में आएगा। इसी तरह से आपको इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, और ये तीनों को अगर हम लोग कर लेंगे तो पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का हमको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। उसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि चेंजेस कहां कहां पे हैं, बाकी का सेम इसी तरह से रहेगा। यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस और पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस और फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस तीनों सेम ही रहेंगे। लेकिन हमको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा बहुत जो चेंजेस रहेगा उस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें और एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो होते हैं एस और ईएस, ये जो होते हैं ये हमेशा याद रखना थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में पर्सन सिखाया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे ही यहाँ पर एस और ईएस जो होता है वो थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये राम, राम यानी राम राइट से लेटर, राम पत्र लिख रहा है, यानी राम कोई दूसरा है,
मैं आपको बता रहा हूं ये राम आप नहीं हो, राम मैं नहीं हूं, राम को ही तीसरा है तो ये थर्ड पर्सन हो गया। शी वो गाना गाती है तो ये भी थर्ड पर्सन हो गया, ही भी थर्ड पर्सन हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो एस और ईएस का जो यूज होता है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, थर्ड पर्सन के लिए और सिंगुलर वर्ब के लिए। सिंगुलर वर्ब के लिए ये यूज होता है, प्लूरल वर्ब के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसमें मैं यानी आई, वी, यू, दे, इन वर्ब्स के लिए एस और ईएस का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।